जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम टू द इंडिया वारगोड एंशियंट हिस्ट्री सेशन। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल तथा वैदिक साहित्य। यानी आज पिछले सेशन में हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल के बारे में कि वैदिक सभ्यता में दो भाग थे वैदिक काल के। पहला था ऋग्वैदिक काल जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जिसकी जानकारी हमें बाकी तीन बचे हुए वेदों से मिलती है, क्योंकि उन्हीं वेदों की जो रचना थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और इसके बाद में हम वैदिक साहित्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वैदिक काल दोनों को मिलाकर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक साहित्यों की रचना हुई थी, और उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है वेदों के अलावा भी। तो शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। माना जाता है इसकी एज इतनी ही मानी जाती है कि ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चल रहा था। तो ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया, उसके बाद 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ। और इस समय के लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता से राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। यानी लोग है वो सेंट्रलाइज्ड हो रहे थे, एक साथ स्थायी हो रहे थे। ऋग्वेद कालीन के लोग थे वो सेंट्रलाइज नहीं थे, वो कबीलों में रहते थे, इधर उधर घूमते थे, अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कबीले संगठित हो रहे थे और एक राज्य का रूप ले रहे थे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे हो रहा था उत्तर वैदिक काल, और ये ऋग्वैदिक काल से कितना अंतर आया, और ये किस तरह ऋग्वैदिक काल से भिन्न था। तो इस सभ्यता के लोग राज व्यवस्था की ओर बढ़ रहे थे, और राज व्यवस्था की ओर बढ़ने का कारण था कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि बहुत सारी चीजें थी वो स्थायी हो गई, लोग स्थायी हो गए, पोजीशन स्थायी हो गई, उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई, एरिया बढ़ गया। तो ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऋग्वैदिक काल में जानते हैं कि सारे लोग थे जो पशुधन चराते थे, उन्हीं पर निर्भर रहते थे, आपस में युद्ध करते थे। लेकिन जो युद्ध करते थे उनसे जो लूट की सामग्री प्राप्त होती थी वो कबीले के सरदार और सभा के जो लोग थे उनमें बंटती थी। बीच में जो नीचे आम लोग थे, किसान लोग थे, उनमें कोई बंटवारा नहीं होता था। तो पहला कारण था असमान बंटवारा संपत्ति का। चाहे वो पशुधन हो, चाहे वो कोई हथियार प्राप्त हुए हो, कपड़े, जो कुछ भी प्राप्त हुआ उनका असमान बंटवारा होता था। जो लोग ज्यादा ऊपर हायरार्की में ज्यादा ऊपर थे, ज्यादा बड़े लोग थे, वो चीजें ज्यादा रखते थे, जिसके कारण कुछ लोग ज्यादा धनवान हो गए। और 500 साल तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, अब देख लो 500 साल तक अगर ये प्रोसेस चलेगा तो लोगों के बीच अंतर तो आएगा ही। तो सर्टेन पीपल यानी जो कुछ लोग थे वो बलशाली हो गए, उनमें पावर आ गई स्टेट या अफेयर्स को, लोगों की लाइफ को अफेक्ट करने की। तो उसके आगे हम देखेंगे कि बलशाली हो गए। तो उत्तर वैदिक काल में, अब उत्तर वैदिक काल में एक और है कि उत्तर वैदिक काल में शेष तीन वेदों की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इन तीन वेदों की रचना हुई। और उसके अलावा ये सभ्यता थी जहां पर भी फैली थी उत्तर वैदिक काल की सभ्यता, वहां पर लोहे से बनी सामग्री मिली थी और चित्रित धूसर मर्द भांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर, ये चीजें मिली थी। ये दो चीजें कॉमन है, और ये दो चीजें ही डिसाइड करती है कि ये सभ्यता ऋग्वैदिक काल की थी या फिर उत्तर वैदिक काल की। तो इतना हमने देख लिया कि ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, क्या नहीं होता था, और किस तरह ऋग्वैदिक काल है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब जैसे ऋग्वैदिक काल का हमने देखा था राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक जीवन, तो उसके बारे में हम उत्तर वैदिक काल में भी चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा था। कि राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करते हैं शुरुआत में, कि इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, जो छोटे छोटे कबीले थे यानी घूमने वाले, अपने पशुओं को लेकर घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह पशु चोरी होने पर लड़ते थे। तो ये सारे कबीले थे वो आपस में मिलकर एक स्थिर राज्य का रूप लेने लगे, यानी चार कबीले एक साथ हो गए। और चार कबीलों में जो सबसे ताकतवर, सबसे धनवान और बलशाली था वो उसका राजा बन गया। इस तरह ये काम चलने लगा। तो इसी तरह ये अस्तित्व में आए। उसके बाद जो विदर्थ और सेवा समिति थी वो समाप्त हो चुकी थी। यानी जो जितने भी दूसरी जो समितियां थी, तो राजा की जो पावर पर अंकुश लगाती थी, राजा की डिक्टेटरशिप को कम करती थी, वो समाप्त हो चुकी थी। राजा लोगों ने खत्म कर दिया था, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। अब उनके पास वो इकोनॉमी भी थी और ताकत भी थी, क्षत्रियों का सपोर्ट था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आगे हम धार्मिक स्थिति में पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था बंट चुकी थी, जिसके कारण जो एल्डर्स या जो बुजुर्ग वाली या मंत्री सभा थी वो उन्होंने खत्म कर दी, जो उनकी ताकत पर अंकुश लगा सके। और राजा अकेला शक्तिशाली हो गया, और जो नीचे थे वो उसकी केवल बात मानते थे, उसके डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकते थे। सॉरी। तो करते हैं कि राजा, उनकी शक्तियां बहुत कम हो चुकी थी, यानी बहुत कम। आगे हम महाजनपद युग में भी देखेंगे तो केवल एक या दो था जो
वज्जीगण महाजनपद था, उनमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी, सभा समिति जैसा कुछ सिस्टम था। बाकी 16 महाजनपदों में से 14 जन महाजनपद थे, उनमें राजाशाही थी। तो राजा अधिक ताकतवर और प्रभावशाली हो चुका था, और राजा ने एक और दूसरा काम किया कि अपनी जो वेल्थ और पावर के दम पर अपना पद भी अनुवांशिक कर लिया, कि अगर मैं राजा बना अगला, तो मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि मैं अपनी सारी दौलत धन है वो उसी को दूंगा, और मेरे जो बेस्ट मेथड है उसी से मैं उसको पालूंगा पोसूंगा, ताकि वो मेरे जितना ताकतवर बने और राज ले सके। और दूसरे ये इतने एकत्रित कैसे हुए, राजनीतिक संगठन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कि अब उत्तर वैदिक काल के लोग हैं वो लोहे के हथियार बनाना जान चुके थे। पहले तांबे के हथियार जानते थे, और तांबा हम जानते हैं कि प्रोसेस ना किया हो तो उससे केवल बर्तन बने जा सकते हैं, हथियारों की एज है वो ज्यादा नहीं होती, रफ। इस सिचुएशन में हम तांबे के हथियारों को काम नहीं ले सकते, लेकिन लोहा मजबूत था और लोहे के हथियार बनने लगे। और 500 सालों में देखो, रथ तो ऋग्वेदिक काल में भी थे, तो रथों की 500 सालों में टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उन 500 ईयर्स में ये लोग डेवलप हुए, और उत्तर वैदिक काल में जब आए तो उनके पास बहुत अच्छे हथियार और ज्यादा तेज चलने वाले हल्के रथ थे, जिसकी वजह से ये अगर एक ताकतवर कबीला होता तो वो दूसरे ताकतवर कबीलों को आपस में जोड़ता गया अपने दम पर, और एक बड़े राज्य पर अधिकार कर लिया उसने, बड़े क्षेत्रफल पर। अब इस काल में जो राजा बनता था, उसने क्या कहा कि मेरे को जो चढ़ावा है, भेंट है, वो मेरा अधिकार है और मैं ये लूंगा, और प्रजा का ये काम है कि वो मुझे भेंट या चढ़ावा दे। तो राजा उनसे भेंट और चढ़ावा प्राप्त करता था, और अपनी ताकत दर्शाने के लिए, ताकत या अपनी देवताओं से या अपना जो उसका शौर्य है वो सब दिखाने के लिए वो क्या करता था, यज्ञ करता था, जिससे वो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ प्रचलित थे। तो वो यज्ञ करता था जिससे लोगों को वो दिखा सके कि वो देवताओं के कितने करीब है और देवता उसको कितने फेवर करते हैं। और अगर तुम राजा को फेवर करते हो, पब्लिक राजा की बात मानती है, तो राजा तुम्हारा भला करेगा और भगवान की भी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। तो राजा कई प्रकार के यज्ञ करता था, तो उनमें एक था राजसूय यज्ञ। तो ये यज्ञ से राजा दर्शाता था कि उसको अब दैवीय शक्तियां प्राप्त हो गई है इस यज्ञ से करने के बाद, क्योंकि माना जाता था कि कोई भी राजा राजसूय यज्ञ करता है तो देवता उसे कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे वो और ताकतवर बन जाता है। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। तो ये तो हमने रामायण में भी पढ़ा था कि किस तरह लव कुश ने भगवान श्री राम का घोड़ा रोक लिया था, और उस घोड़े के पीछे क्या वजह थी कि जहां जहां ये घोड़ा जाता था, वहां पर अगर घोड़े को बेरोक टोक निकलने दिया जाए तो वहां पे राजा का शासन माना जाता था एक छत्र। और अगर अश्वमेध यज्ञ पूरा करने वाले राजा को क्या उपाधि मिलती थी, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट, यानी जिसकी जहां जहां ये घोड़ा गया है वहां वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और अगला था वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में रथ दौड़ होती थी, और रथ दौड़ इस प्रकार होती थी कि जो राजा होता था उसका रथ है वो सबसे आगे निकलता हुआ दिखाया जाता था, जिससे पब्लिक को यह पता चले कि हाँ उसका उनका राजा युद्ध कला में माहिर है, भगवान के करीब है, भगवान उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और दूसरे जितने भी क्षेत्र है वहां पर भी राजा की लोग वो है शासन स्वीकार करते हैं, तो हमारा राजा प्रतापी है। तो इस तरह राजा फिर है वो अपना स्टेटस धर्म के माध्यम से मेंटेन करने लग गया था। तो राजनीतिक थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। और राजा ने एक और सिस्टम किया कि वहां पर उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाने लगा, यानी जो सबसे बड़ा बेटा होता उसे उत्तराधिकार दे दिया जाता, क्योंकि इस आगे हम सामाजिक जीवन में चर्चा करेंगे कि किस तरह महिलाओं की स्थिति और कमजोर हुई। और राज्य अभिषेक शब्द है वो उत्तर वैदिक काल में जो लिखा गया था अथर्ववेद, वहां पर राज्य अभिषेक शब्द का उल्लेख मिलता है सबसे पहले, कि अथर्ववेद में एक नाम आया है राज्य अभिषेक, और जिसका बाद में हम राज्य अभिषेक नाम को काम लेते आए हैं, जिसका मतलब होता है कि राज तिलक करना। तो ये वर्ड है, ये सबसे पहले अथर्ववेद में उपयोग हुआ था, राज्य अभिषेक। अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में, कि सामाजिक जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, पुरुषों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा दशा कैसी थी, क्या क्या प्रथाएं थी। तो सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम देखते हैं कि वो मात्र सत्तात्मक समाज था, स्त्रियों की पूजा होती थी, धरती माँ को सबसे ज्यादा माना जाता था। अब हमने पिछले वीडियो में देखेंगे आप, ऋग्वैदिक काल में तो धीरे धीरे समाज था वो पितृ प्रधान समाज हो चुका था, पितृ सत्तात्मक समाज हो चुका था, जिसमें बताया गया है कि युद्ध का देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सारे जो थे पुरुष देवता थे, और वही उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती थी। देवियां बहुत कम थी, एक दो देवियां थी, और उनका भी जिक्र बहुत कम मिलता है। तो इससे पता चलता है कि वैदिक काल से पितृसत्तात्मक समाज था वो अस्तित्व में आया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी वो सम्मानजनक थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार, उपनयन का अधिकार, यानी यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने का भी अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, समाज तो पितृसत्तात्मक ही रहा।
लेकिन ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की दशा में पतन हुआ। अब स्त्रियों से जो बेसिक राइट थे, जो शिक्षा का अधिकार था, उनको बाहर कहीं जाने का अधिकार था, यज्ञ में बैठने का अधिकार था, उपनयन का अधिकार था यानी जनेऊ धारण करने का अधिकार, वो सब छीन लिए गए और पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। तो ये सब चीजें थी, वो सामाजिक जीवन में ये बदलाव था ऋग्वैदिक काल के तुलना में स्त्रियों की दशा में। तो आप देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा थी, वो सम्मानजनक थी, उन्हें अधिकार थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उनकी दशा में पतन हुआ, उन्हें अधिकारों कई काफी अधिकार कम कर लिए गए, उन्हें बहुत कम बाहर निकलने दिया जाता था, पढ़ाई का अधिकार उनका खत्म कर दिया गया था। ऐसी कई उन पर बातें थोपनी शुरू कर दी गई थी। और वर्ण व्यवस्था थी, वो विकसित और कठोर रूप में सामने आई, यानी वर्ण व्यवस्था को इवोल्व कर दिया गया, उनमें कुछ बदलाव किए गए। तो पहले ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, शुरुआत में 3 ही वर्ण थे, पुरोहित, क्षत्रिय और आमजन, यानी 3 ही प्रकार के लोग थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे-जैसे ऋग्वैदिक काल है वो एंडिंग की ओर आया, यानी अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। तो उस टाइम क्या हुआ कि ये शूद्र वर्ण व्यवस्था थी या दास प्रथा थी, वो प्रचलन में आई। और वो प्रचलन में कैसे आई कि जो कबीले हार चुके थे, उनके उन लोगों को दास के रूप में ले लिया जाता था, या राजा थे जो जीते कबीले के लोग थे, उनको दास के रूप में काम लेते थे। तो लेकिन उस टाइम क्या होता था कि दास व्यवस्था, ये जितनी भी वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म के आधार पर थी, यानी जो व्यक्ति जैसा काम करता उसे उस नाम से बुलाया जाता। कि अगर एक शूद्र का बेटा अगर तलवार चलाता तो भी उसे क्षत्रिय बोला जाता, ना कि शूद्र बोला जाता, और सारे वो एक घर में शाम को रह सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर न मानकर जन्म पर आधारित कर दिया, कि अब जो शूद्र का बेटा तलवार उठा ही नहीं सकता, वो शूद्र ही रहेगा, और तलवार उठाएगा तो उसे तलवार उठाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ऐसा सिस्टम हो गया कि अब जो जिसके घर जन्म लेगा उसका वही वर्ण होगा, जैसे ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण होगा और शूद्र के घर जन्म लेने वाला शूद्र होगा। अब ये देखो 4 वर्ण है, पहला वर्ण है ब्राह्मण, ये उत्तर वैदिक काल में है, वो ज्यादा डिफाइन किए गए ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय या राजन्य, यहाँ राजन्य शब्द किस लिए है कि राजा एक ही होता था, ठीक है। क्षत्रिय होते थे, योद्धा हो गए, सैनिक हो गए, वो सारे अलग हो गए। लेकिन राजन्य किसके लिए काम आता था, राजा के भाई बंधु या राजा के रिलेटिव होते थे, उनके लिए आता था राजन्य वर्ड। और तीसरा है वैश्य, वैश्य यानी ये नॉर्मल आमजन या व्यापारी कहे जाने वाले लोग थे, जो मजदूरी करते थे, खेती करते थे। ये सब लोग थे जो वैश्य के कैटेगरी में आते थे, यानी कोई भी काम करते थे, टैक्स चुकाने वाले लोग थे ये वैश्य। और उसके बाद ये शूद्र थे, इनको माना जाता था सभी ऊपर वाले 3 वर्णों का दास, कि ये इनकी गुलामी करने के लिए है और इनका कोई काम नहीं है। तो इस तरह ये सिस्टम उत्तर वैदिक काल में चला। उसके बाद जो स्त्री और शूद्र है, उनको उपनयन संस्कारों से वंचित रखा गया। उपनयन संस्कार होता है कि यज्ञ में बैठ के जनेऊ धारण की जाती है, तो शूद्र में जो पुरुष महिलाएं दोनों को वंचित रखा गया, और ऊपर वाली 3 श्रेणियों में जो महिलाएं थी, उनको उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया, कि अब उनको यज्ञ में बैठने की या जनेऊ धारण करने की इजाजत नहीं है, उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी महिला हो और सभी शूद्र। और उसके अलावा इसमें क्या हुआ कि जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया। उत्तर वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा। पहला था ब्रह्मचर्य, इसका काल माना जाता था कि जन्म से 25 वर्ष तक, कि इसमें आदमी होता था जो 25 वर्ष का होने तक क्या करता था, जंगल में जाता, आश्रम में जाता, गुरु से शिक्षा लेता, पढ़ लिख कर, और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता 25 से 30 वर्ष। इस टाइम में वो शादी करता, घर बसाता, अपने वंश को आगे बढ़ाता, समाज में कंट्रीब्यूट करता। एक सॉरी दिस मिस्टेक, इट्स 50। तो समाज को कंट्रीब्यूट करता एक्टिवली, मेंटली और फिजिकली बोथ। गृहस्थ आश्रम में यह था कि वो वंश को आगे बढ़ाए, अपने कबीले को आगे बढ़ाए, उसमें मदद करे, युद्ध में भाग ले, व्यापार करे, ये सब उसका काम था। तीसरा था वानप्रस्थ, कि इसमें आदमी को घर गृहस्थी छोड़ने का कोई नहीं कहा जाता था, लेकिन उसको कहा जाता था कि 50 से 75 वर्ष की उम्र तक उसको ये काम करना चाहिए कि वो जंगल में कुटिया बनाकर रहे। वो पूरी तरह साधु सन्यासी ना बने, वो घर में जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं जो बड़े हो चुके हैं उनके, वो अपने परिवार को या खुद अकेला अपने परिवार के 1-2 सदस्य के साथ उसे जंगल में जाने के लिए बोल दिया जाता था, कि उसे जंगल में अब जाकर रह लेना चाहिए, वहीं कुटिया बनानी चाहिए, और कोई विजिट करने जाए तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल विजिट कर सकता है। और चौथा था संन्यास, इसमें कहा जाता था कि पूरी तरह संसारिक मोह माया को छोड़ दो, और 75 से 100 वर्ष, यानी उस टाइम जिंदगी को 100
वर्ष की उम्र में बांट दिया गया था। वो मानते थे कि जन्म से लेकर व्यक्ति 100 वर्ष तक है, वो उस टाइम औसत आयु मानते थे। तो संन्यास को ऐसा कहा गया कि संन्यास उसे रहना चाहिए 75 से 100 वर्ष की उम्र उम्र के बीच, वो जंगल में रहे, पूरी तरह घर से दूर, घर से कोई संपर्क नहीं, एकदम सन्यासी की तरह जिंदगी जिए वो। तो नेक्स्ट है कि अब ये जो चारों आश्रम थे, इनका सर्वप्रथम वर्णन किया गया था जाबलो उपनिषद में। तो ये उपनिषद है, उपनिषद थे 108, वो आगे हम वैदिक साहित्य में चर्चा करेंगे उनके बारे में विस्तार से। तो ये जो चारों आश्रम थे, इनका वर्णन किस में किया है? सर्वप्रथम जाबलोपनिषद में किया गया है। ये उपनिषद था, वहां पर इसमें चारों आश्रमों का वर्णन है। और इसी काल में गोत्र व्यवस्था है वो प्रारंभ हुई। अब गोत्र व्यवस्था का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पुरुष होता था, उसने अपना एक परिवार स्टेब्लिश किया, तो उस परिवार में जितने भी जो पैदा होंगे, उसके पीछे उस पुरुष का नाम आएगा। मतलब एक आदि पुरुष से उत्पन्न हुए जितने भी लोग होते थे, उनके पीछे जो उसी नाम से जाने जाते थे, अपने आदि पुरुष के नाम से जाने जाते थे। आज की गोत्र व्यवस्था वहीं से शुरू हुई थी, उत्तर वैदिक काल से। उसके बाद है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च कुल के माने जाते थे और शूद्रों को सभी का सेवक माना जाता था। अब ये बात आ गई कि ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उच्च कुल के माने जाते थे, क्योंकि ये कभी टैक्स नहीं देते थे उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ अनुष्ठान करते थे, देवताओं को प्रसन्न रखते थे। क्षत्रिय कबीले का विस्तार बढ़ाते थे और केंद्रीकृत सत्ता की रक्षा करते थे। और शूद्रों को क्या कहा जाता था? इन सभी का सेवक माना जाता था। और वैश्य थे वो आम जन थे, यानी काम करने वाले, टैक्स देने वाले लोग थे। आगे देखेंगे हम आर्थिक स्थिति के बारे में कि वैदिक सभ्यता में आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि अब लोग सेंट्रलाइज्ड हो चुके थे, धीरे धीरे कबीले बड़े हो रहे थे, शहरीकरण की ओर बढ़ रही थी ये सभ्यता। ऋग्वैदिक काल थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई, वो नगरीय स्टेज में आई, 600 वर्षों तक रही। 600 वर्षों के बाद 1900 ईसा पूर्व से वो गांव की वापस बिखर गई, मेन शहर लुप्त हो गए। तो उस टाइम क्या हुआ कि धीरे धीरे आर्य लोग आने हुए। तो 1500 ईसा पूर्व में वैदिक ऋग्वेद है वो अस्तित्व में आया। तो उससे आगे 1000 ईसा पूर्व तक है वो ग्रामीण स्थिति रही फिर लोगों की, और वो वैदिक सभ्यता के लोग थे। अब 1000 ईसा पूर्व से आगे फिर से लोग है वो शहरीकरण की ओर बढ़ रहे थे। तो उस टाइम उनकी आर्थिक स्थिति है वो डेवलप हुई, क्योंकि ये स्थायी और विकासशील सभ्यता थी। अब हमें पता चल रहा है कि कोई सभ्यता स्थिर है, वरना ये सारे चल रहे थे पशु लेकर अपने, आज कल यहाँ, आज कोई यहाँ है, कल वहां होगा। जहां ज्यादा भूमि होगी या जहां ज्यादा चरने के लिए होगा उनके पशुओं के लिए, वो वहां जाएंगे। लेकिन अब वो स्थायी हो चुके थे, तो उन्हें पता था कि कौन कहाँ पर है और कौन किस इलाके में बसा हुआ है, और उनकी स्पेशलिटी क्या है, कि उनके पास क्या चीजें हमें मिल सकती है और हम क्या चीज उनसे एक्सचेंज करेंगे, जिससे हमें, मतलब वो चीजों का जगह, और अब उनको प्रॉपर लोकेशन पता थी एक दूसरे की, जिससे व्यापार है वो ज्यादा बढ़ा। और ये संस्कृति हो चुकी थी लोहा युगीन। लोहा युगीन संस्कृति का मतलब है कि अब वो उनके पास लोहे थे, अब वो लोहे से परिचित थे, और अब वो कबीले के आकार में वृद्धि कर रहे थे। कबीले बड़े हो चुके थे, कृषि प्रधान हो चुके थे। और लोहा युगीन संस्कृति का इसमें क्या योगदान था? लोहा युगीन संस्कृति का ये योगदान था कि उनके हथियार ज्यादा मजबूत हो गए। उन्हें एक मजबूत धातु मिली, जिससे जो ताकतवर आदमी था उसने कबीलों को संगठित कर लिया, एकीकृत कर लिया, और वो थे स्थायी और कृषि प्रधान हो चुके थे। अब ये बात इस उत्तर वैदिक काल के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कृषि प्रधान हो चुके थे। ऋग्वैदिक काल था वो पशु प्रधान समाज था। वहां के लोग क्या करते थे? पशुओं पर निर्भर रहते थे। उनकी जो लड़ाइयाँ थी वो पशुओं के लिए होती थी, कि उनके पशु किसी दूसरे कबीले ने चोरी कर लिए, जिसके कारण वो उनको बार बार पशु छुड़ाने के लिए युद्ध करने पड़ते थे। लेकिन अब लोग एक जगह टिक चुके थे, खेत बना लिए थे, खेती करते थे, और उनके प्रमुख जो खाद्य फसल थी वो थी गेहूं और चावल। वो ये 2 फसलें उगाते थे और यही खाते थे मेन। वो जो भी उगाते थे, लेकिन वो धीरे-धीरे कम हो चुकी थी। उनकी खाद्य फसल है वो गेहूँ और चावल हो चुकी थी। और ये सभ्यता ग्रामीण से शहरीकरण की ओर गतिशील थी। अब जो मैंने पहले ही कहा था कि अब धीरे-धीरे वापस ये गाँव से शहर की ओर टेक्नोलॉजिकल रूप से ये विकसित हो रहे थे। क्योंकि इस समय के लोगों ने लोहे की खोज कर ली थी, और लोहे के औजारों यानी कुल्हाड़ी, मेनली ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इस लाइन में यही इम्पोर्टेंट है, कुल्हाड़ी। ऋग्वैदिक काल से कुल्हाड़ी के सबूत मिले हैं हमें, क्योंकि लोहा है वो ज्यादा जंग लग जाती है, ज्यादा नष्ट हो जाता है, लेकिन कई जगहों से हमें कुल्हाड़ी के सबूत मिले हैं, जो कम से कम 800 या 900 ईसा पूर्व के सबूत हैं। तो उनसे उन लोगों ने क्या किया, गंगा नदी के आसपास, ये उपजाऊ भाग था, और वहां के जंगल तेजी से साफ किए, क्योंकि तांबे की कुल्हाड़ी से इतने लोग इतनी जल्दी जंगल साफ नहीं किए जा सकते।
और मगध के आसपास के जंगल थे, गंगा नदी के आसपास वाले, बिहार का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, तो यहाँ पे जंगल की डेंसिटी थी वो थोड़ी कम थी, क्योंकि जो एवरेज रेन होती थी वो भी कितनी होती थी, 65 सेंटीमीटर पर ईयर। तो जंगल भी इतने घने नहीं थे, तो लोग जंगल भी लोहे की कुल्हाड़ियों से आसानी से साफ कर पाए और स्थायी निवास बनाकर कृषि का कार्य करने लगे। अब वो खेती वहीं पे करने लगे। उन्हें अब कोई ज़्यादा घूमने की, पशुओं के पीछे भागने की, लड़ाई की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि जो कृषि करने वाले थे, अब वो उनका काम कृषि करना हो गया था। राजा थे, उनका काम लड़ना हो गया था, वो लड़ते थे, राजा की सीमा स्थिर हो गई, तो उन्हें केवल अब बॉर्डर प्रोटेक्ट करना होता था, और बॉर्डर प्रोटेक्ट कर लेते, अपनी सीमा की सुरक्षा कर लेते, तो जानवर, अंदर वाले लोग, जानवर, रिसोर्सेज सब सुरक्षित रहते थे। तो इस बात को वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अब स्थायित्व की ओर रुख किया अपना। तो अब जैसे-जैसे वहाँ के लोग कृषि स्थायी निवास बनाकर रहने लगे, और खेत जोतने में क्या किया उन्होंने, बैल और लकड़ी के हल का प्रयोग किया। जो लोहा था उस टाइम इतना मिला नहीं था, इतनी खान और प्रोसेस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो मेनली सुरक्षा और हथियार के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। खेत जोतने में वो बैल और लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हल उनका लकड़ी का ही होता था, इसलिए वो कृषि में इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे। और कई ग्रंथों में हल में एक साथ 6, 8, 12 और 24 बैल तक जोतने का प्रमाण मिलता है, कि वो ऐसा भी हल बनाते थे कि उसमें एक साथ 6 बैल खींचने में काम ले, या 8 या 12 या 24। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, कि वो इतने बैल थे वो एक साथ जोत सकते थे, उन्होंने ऐसे हल बना लिए थे। और राजनीतिक संगठन के कारण राजस्व प्रणाली का उद्भव हुआ। ये इस जो चैप्टर है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आर्थिक व्यवस्था की, कि जैसे-जैसे लोग स्थायी हुए, जो राजा थे, जो ऊपर वाला समाज था, जो उन पर शासन करता था, उन्होंने तरीका निकाल दिया था कि किस तरह स्थिर प्रणाली है, स्थिर शासन है, उसको चलाना है। तो उन्होंने राजस्व यानी टैक्स सिस्टम है, उसका इवेंट कर लिया था उन्होंने। और जो वैश्य थे, वो उसको अपना क्या करते थे, टैक्स देते थे, क्योंकि राजा युद्ध लड़ता था, क्षत्रिय उसके लिए युद्ध लड़ते थे। ब्राह्मणों को ऑलरेडी भगवान को प्रसन्न करना होता था, तो उनसे भी टैक्स नहीं लेते थे। और शूद्रों के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, वो तो केवल दास थे। तो जो बच्चे वेश्य, उनसे टैक्स लिया जाता था। तो ये राजस्व प्रणाली है, वो सिर्फ वेश्यों के लिए लागू होती थी, और वही टैक्स देते थे। और इस काल में अब धीरे-धीरे टाइम जा रहा है, और पिछली टेक्नोलॉजी थी या पिछली सभ्यता थी, वो उजड़ी नहीं थी। तो उस वही सभ्यता इवॉल्व हुई थी। तो जैसे-जैसे सभ्यता इवॉल्व होती है, तो नई-नई चीज़ें विकसित होती है। तो जो चमड़े, मिट्टी और लकड़ी थी, इन 3 के जो शिल्प थे, यानी जो टेक्नोलॉजीज़ थी इनके बारे में, वो ज़्यादा विकसित हुई। कि अब लोग चमड़े के जूते बनाना सीख गए थे, कि किस तरह चमड़े को काम लिया जाता है, उनको प्रोटेक्टिव वस्त्र, सर्दियों से बचने के लिए वो उस तरह काम लेने लग गए थे चमड़े को। दूसरा था मिट्टी, तो उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के भांड सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, वो 4 प्रकार के मिलते हैं, और वो बड़ी संख्या में मिलते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की जो साइट्स हैं, वो लगभग 700 साइट्स हैं, वो मार्क की गई है पूरे इंडिया में। और उनमें मिट्टी के भांड है, वो मिट्टी के जो मृद भांड है, वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। और लकड़ी, लकड़ी मेनली रथ बनाने में काम आती थी, और उन रथों को और ज़्यादा हल्का और तेज गति से चलने वाला बना लिया गया था उत्तर वैदिक काल में, जिसके लिए वो तेजी से अपने राज्य का या अपनी बॉर्डर का विस्तार कर सके, और युद्ध को खत्म कर सके, जीत सके। तो इन 3 चीज़ों के शिल्प में वो विकसित हुए ज़्यादा से ज़्यादा, और कई अन्य प्रकार के शिल्पकार भी मौजूद थे। जैसे लोहे के हथियार बनाने वाले, अब लोहा आ गया तो उसको हथियार बनाने वाले भी थे। और जब वो रथ में चलते थे, तो वो मेनली धनुष और बाण का इस्तेमाल करते थे। दूसरे थे चरमकार, ताम्र शिल्पी, यानी अब लोहा आ गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि तांबा चला गया, तो वो ताम्र शिल्पी भी अभी मौजूद थे, और वो क्या बनाते थे, वो तांबे के बर्तन बनाते थे, जो बड़े लोग यानी उच्च वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे। बुनकर, कपड़े बुनने वाले, और ये बुनकर थे वो केवल स्त्रियां थी, यानी बुनाई का काम उत्तर वैदिक काल में केवल और केवल स्त्रियां करती थी, ये एक फैक्ट है। शूद्र नहीं करते थे। रथ बनाने वाला, तो ये तो इम्पोर्टेंट था ही, युद्ध में सबसे ज़्यादा इसी के रथ काम आते थे। और कुम्हार, कुम्हार मृद भांड और ये चीज़ें बनाते थे लोगों के डेली नेसेसिटीज़, बर्तन काम में लेने के लिए। तो ये सारे प्रोफ़ेशन थे, ये मेन थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफ़ेशन थे। उस टाइम काफ़ी वर्ग हुआ उनका, बँटे वो। और इस सभ्यता की मुख्य पहचान है चित्रित धूसर मर्द भांड। इस सभ्यता को बोला जाता है PGW, यानी पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये मर्द बांड थे, ये बड़ी संख्या में मिले हैं। जहाँ भी उत्तर वैदिक सभ्यता की खोज हुई है, वहाँ पर चित्रित दूसरे मर्द बांड पाए ही पाए गए हैं। उनमें कोई दो राह ही नहीं है। तो उसमें 4 प्रकार के मर्द भांड मिले हमें। पहला था काला व लाल मर्द भांड, यानी ऐसा मर्द भांड या ऐसा बर्तन जिसमें काला और लाल दोनों रंग थे। दूसरा था काला पॉलिशदार मृद भांड, यानी ऐसा वो वेयर था
ऐसा जो पोर्ट था उसमें क्या था कि उसमें काली पॉलिश की हुई थी, उसका रंग चाहे कैसा ही हो, उस पर अलग से काली पॉलिश की हुई थी। और तीसरा था चित्रित धूसर मर्दभांड, यानी जिस पर चित्र बनाए हुए थे अलग अलग प्रकार के, यानी चित्रित धूसर होता है ग्रे कलर, ग्रे कलर को बोला जाता है चित्रित धूसर रंग। तो पेंटेड ग्रे वेयर इसका इंग्लिश में नाम है, चित्रित धूसर मृदभांड। और चौथा है लाल मृदभांड, यानी एक रेड कलर का कॉमन, मोस्ट कॉमन जो बर्तन था मिट्टी का वो था रेड कलर्ड मृदभांड। तो आगे हम देखते हैं कि क्या थी उनकी विशेषता चार में से। तो चित्रित धूसर मर्दभांड था वो सर्वोपरि अथवा विशेषता का सूचक था, यानी इसको नोबिलिटी इस्तेमाल करती थी उस टाइम की, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो बड़े लोग थे वो उसको इस्तेमाल करते थे। और लाल मृत भांड है, ये सबसे ज्यादा मृत भांड है वो पाए जाने वाला, इसका मतलब लोग वे जो आम आदमी थे, आम आदमी यानी वैश्य और शूद्र जो सबसे नीचे, वो भी इसी मृत भांड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहा होगा और सबसे ज्यादा उत्पादन इसी का होगा। और ये मृत भांड क्या डिसाइड करते हैं कि वहां पे क्लास में डिफरेंस था, क्लास डिफरेंस वहां पे मौजूद था जो ऋग्वेदिक काल से चला आ रहा था। लेकिन अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी जब इतना बड़ा फर्क आने लग गया तो पता चलता है कि वो कितना सख्त हो चुका था। और इस काल में लोहे धातु को श्याम या अयस कहा जाता था। अब वैदिक काल में या वेदों में हमें जो मिली है लिखावट उसमें लोहे धातु को क्या कहा गया है, श्याम या अयस। तो लोहे धातु का उस टाइम नाम था श्याम और अयस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन से हमें काफी कुछ पता चलता है लोगों की डेली लाइफ के बारे में, उस टाइम के लोगों की डेली लाइफ किस तरह रही होगी। क्योंकि धार्मिक काम कार्य होता है वो किसी शुभ काम की शुरुआत करने के लिए होता है या फिर दिन की शुरुआत करने के लिए होता है। तो जब दिन की शुरुआत करते हैं तो वो हमारी पूरी डेली लाइफ को रिफ्लेक्ट कर देती है। और खास कार्य से मतलब होता है कि हम देख सकते हैं कि लोग किन किन चीजों में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने क्या क्या ऐसे कार्य किए जो उनके लिए खास माने जाते थे। और आज की तुलना में हम उनकी, आज के मुकाबले हम उनकी तुलना कर सकते हैं। और जैसे कि हम हमें उनके बारे में लिखावट मिली है तो हम उनकी धार्मिक स्ट्रक्चर को और बेटर समझ सकते हैं। तो उत्तरवेदी काल में यज्ञ था वो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था, यानी जो हवन था उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। अगर हवन नहीं किया गया तो देवता या पूजा पाठ को मनाया वह पूरी नहीं मानी जाती थी, कि पूजा पाठ अधूरी है जब तक आपने हवन नहीं किया। और ये हवन था वो सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों रूप में किया जाता था। अब सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों रूप में अंतर क्या हुआ कि सार्वजनिक हो गया कि राजा था वो अपनी प्रजा के साथ हवन करता था, कि अब प्रजा हो गई उसकी, अब वो चौराहे पे हवन कर रहा है, पूरा राज्य है वो उसके अपेक्षा हवन में होम कर रहा है, बारी बारी से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, राजा अपने खर्चे पे मंत्र पढ़वा रहा है, पंडित और सब, बहुत बड़ा आयोजन है। लेकिन व्यक्तिगत हुआ कि लोग अपने घर में हवन कर रहे हैं, सुबह उठ के उसने हवन किया अपने छोटे हवन कुंड में घर में। दूसरा कि उसके सारे घर वाले हवन कर सकते थे, यानी घर का एक कुटुंब होता है वो हवन कर रहा था, वो व्यक्तिगत हवन हो गया। और देवताओं के स्थान में बदलाव आया, क्योंकि लोग अब उनकी लोगों की लाइफ स्टाइल बदल चुकी थी, तो धीरे धीरे अब वो युद्ध के पर निर्भर नहीं रहते थे इतने, क्योंकि पुरोहित कहते हैं, पुरोहित और कहने लगे कि अब देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, कई फैक्ट थे जिसकी वजह से देवताओं के स्थान में बदलाव आ गया। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में सारे युद्ध लड़ते थे, इसलिए इंद्र की जरूरत पड़ती थी और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो बीच के देवता थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा उत्तरवेदिक काल में इंद्र और अग्नि की जगह सृजन के देवता, यानी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, प्रजापति या ब्रह्मा जी को सर्वोच्च स्थान दिया गया, कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े देवता है। अब ये कैसे हुआ कि जो ऋग उत्तरवेदिक काल की वर्ण व्यवस्था है उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए, और क्षत्रिय थे वो भुजाओं से उत्पन्न हुए, और जो वैश्य थे वो जांग से उत्पन्न हुए, और पैरों से उत्पन्न होने वालों को शूद्र नाम दिया गया। तो इस थ्योरी को और ज्यादा करने के लिए ये प्रजापति है उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया। ये थ्योरी भी डिनोट होती है कि सेम मिथ है वहां से आया है कि प्रजापति भी सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि उन्हीं से ये चार वर्ण है वो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो ब्रह्मा जी को सर्वोच्च स्थान मानते थे। और विष्णु देवता को क्या माना गया, पालक और रक्षक देवता के स्थान दिया गया, कि ये जो हमें पालते हैं, हमें उपलब्ध करवाते हैं, प्रकृति को मेंटेन रखते हैं। पहले प्रकृति को मेंटेन कौन रखता था, वरुण, ऋतु के देवता ऋग्वेदिक काल में। अब ये रक्षक देवता हो गए, हमारी रक्षा करते हैं, धरती को एक स्थान पर टिकाए रखते हैं, ऐसी थ्योरी आने लगी उस टाइम। और देवता भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बंट गए थे, कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी को ज्यादा पूजते थे, क्षत्रिय थे वो हो गए उस टाइम विष्णु देवता आदि इनको पूजते थे, हथियार या इंद्र को भी वो उस टाइम पूजते थे, लेकिन सर्वोच्च स्थान है वो ब्रह्मा जी को मिल गया था, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा पावर में थे। और अब क्या हुआ कि जो पूषण थे,
पुष्ण यानी भगवान पशुपतिनाथ या शिव जी, जो ऋग्वेदिक काल में क्या थे, पशुओं के रक्षक देवता थे। अब वो शूद्रों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे, यानी शूद्र थे वो ज्यादा पुष्ण देवता यानी पशुपतिनाथ में अपनी आस्था रखने लगे और वही उनकी पूजा करते थे। इसलिए भगवान पशुपतिनाथ को शूद्रों का देवता माना जाने लगा। तो इसी तरह वर्ण व्यवस्था ने देवताओं के भी क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया और इस काल में मूर्ति पूजा और अनुष्ठान प्राप्त हुए। ऋग्वेदिक काल में केवल भगवान की स्तुति करते थे, वो प्रकृति को मानते थे देवता। प्रकृति से उन्होंने अपने देवता डिराइव किए हुए थे, जैसे कि बादल गरजते थे तो वो मानते थे कि इंद्र देवता आए हुए हैं। अग्नि देखते अग्नि देवता आए हुए हैं। अग्नि देखते अग्नि देवता आए हुए हैं। और अगर ऋतु में बदलाव आता तो वो कहते हैं कि अब वरुण देवता है वो प्रकृति के संतुलन के लिए ऋतुओं को बदल रहे हैं। लेकिन इस काल में है वो देवता फिक्स कर लिए गए, उनकी मूर्तियां बना ली गई और उनके लिए फिक्स यज्ञ और अनुष्ठान शुरू कर दिए गए कि ये देवता इस अनुष्ठान से प्रसन्न होंगे। तो इसी तरह उनका अनुष्ठान और यज्ञ के हिसाब से मूर्तियों के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया गया था। और अब स्तुति पाठ ऋग्वेदिक काल में क्या होता था, केवल स्तुति पाठ होता था या चढ़ावा होता तो स्तुति पाठ करना जरूरी नहीं होता, मंत्र पढ़ना, ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अब यज्ञ करना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया और यज्ञ के साथ मंत्र पढ़ना भी इंपॉर्टेंट था, वरना यज्ञ को माना नहीं जाता कि हर एक आहुति के साथ मंत्र पढ़ना होता था और एक मंत्र है वही तभी माना जाएगा या फिर आहुति तभी सक्सेसफुल होगी जब वो मंत्र साथ में पढ़ा जाएगा। और उस टाइम के जो पुरोहित थे वही सारी क्रियाएं और अनुष्ठान करते थे। यानी यज्ञ भले ही कोई करवा रहा हो या किसी अपने करवा रहा हो, लेकिन जो पंडित थे पुरोहित थे वो सारी क्रियाएं अनुष्ठान करते थे क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ज्ञान होता था इन चीजों का। और उनको दक्षिणा में क्या मिलता था, गाय, धन, कपड़े और जमीन, ये सब चीजें उन्हें दक्षिणा के रूप में मिलती थी व्यक्ति के हिसाब से कि उसकी पावर में क्या है। गाय भी दे सकता था, ज्यादा अमीर धन दे सकता था, उससे गरीब कपड़े दे सकता था, ज्यादा जमीन वाला जमीन दे सकता था। तो इसी तरह वो दक्षिणा भी अलग अलग थी। और उत्तर वैदिक काल में जो तीन वेद शेष बचे थे, हमारे चार वेद थे, ऋग्वेदिक काल में केवल ऋग्वेद था और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीन वेदों की रचना हुई। तो ये हो गया धार्मिक जीवन के बारे में। अब देखते हैं वैदिक साहित्य, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसके साथ जय हिंद स्टूडेंट्स।